हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ओ लेवल सितंबर 2021 एग्ज़ाम के बारे में। और आज आपकी ये फर्स्ट क्लास है और आज हम शुरू करने वाले हैं मॉड्यूल M3R5 को, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो आज से आपकी क्लासेस चलने वाली हैं, तो आप सभी लोग अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सबको बता दो कि इस चैनल पे सारे मॉड्यूल्स वाइज क्लास चल रही हैं, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ कि ये जो क्लास होगी ना आपकी 1 महीने के लिए, इस क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सभी मॉड्यूल वाइज कवर करेंगे, प्लस में प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यू, आपके ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग और जो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन डिटेल तो नहीं पढ़ पाएंगे इतने कम टाइम में, लेकिन हम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेंगे जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बात करेंगे आज इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो है आपका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के ऊपर। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम लिखने से पहले हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं और फ्लो चार्ट बनाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है थ्योरी वाले जो आपका पोर्शन है वहाँ पे, और यहाँ से एमसीक्यू तो आने ही आने हैं, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ को आराम से समझना। कोई अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो देखो यहाँ पे क्या है, बात करेंगे पहले एल्गोरिथम क्या होती है। जस्ट अ मिनट। Okay, the word algorithm means a process or set of rules to be followed in calculations or other problem solving operations। देखो जब भी ना हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली हम उसके लिए प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स लिखते हैं, ठीक है, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं जिनको फॉलो करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा। तो उन स्टेप्स को किस तरीके से लिखना है, क्या उनका तरीका होता है, उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन। जो भी आप कैलकुलेशन करने वाले हो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या रूल आएंगे उसको हम फॉर्मेटिंग करते हैं किसमें, एल्गोरिथम में, ठीक है। Therefore, algorithm refers to a set of rules and instructions that step by step define how a work is to be executed upon in order to get the expected result। तो आप ये मान लो कि अगर आपको कोई भी काम करवाना है, ठीक है, तो उस काम को करवाने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, इस तरीके से आपने क्या करा, उनको लिख दिया एक जगह, ठीक है। तो उनको फॉर्मुलेट कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन होती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है क्या होगा, यहाँ से कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। या तो आपसे पूछ लेंगे मैचिंग में, आपको लिख के दे देंगे यहाँ पे अ सेट ऑफ रूल्स इंस्ट्रक्शन दैट स्टेप बाय स्टेप फॉलो। तो वो क्या होगा, तो आपको मैच करना होगा, वो क्या होगा, एल्गोरिथम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, इस तरीके से हम एक एल्गोरिथम को लिखते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 जो होगा वो करेंगे, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, देखो स्टेप जो आपका 1 है स्टार्ट है, हमेशा आपकी एल्गोरिथम स्टार्ट से ही शुरू होगी, ठीक है, और एंड किससे होगी, स्टॉप से होगी, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि स्टेप 1 में हमने स्टार्ट किया अपना प्रोसेस और लास्ट स्टेप में हमने उसको स्टॉप कर दिया। आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कितने भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो स्टेप 1 हो गया स्टार्ट। स्टेप 2 क्या होगा, डिक्लेयर वेरिएबल्स num1, num2 एंड सम, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे इन डिटेल वेरिएबल्स होते क्या है। अभी आप ये समझो कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो एल्गोरिथम है ना, ये 2 नंबर के सम को करवाने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ कि सम ऑफ 2 नंबर्स के लिए एल्गोरिथम है, सम ऑफ 2 नंबर्स के लिए। अगर आपको 2 नंबर का सम चाहिए तो उसके लिए हमने जो एल्गोरिथम लिखी है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिक्लेयर किया वेरिएबल को, num1 मतलब नंबर 1, num2 नंबर 2 एंड सम, ठीक है। अब देखो क्या क्या हमने यहाँ पे,
स्टेप नंबर 3 में रीड वैल्यूज़ num1 एंड num2। पहले हमने बता दिया है कि हम ये वेरिएबल्स यूज़ करने वाले हैं, नंबर 1, नंबर 2 और सम, ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं। और अब हम रीड कर रहे हैं इनकी वैल्यूज़, मतलब जो यूज़र हैं, हम जो लोग हैं, ठीक है, हम होते हैं यूज़र, ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, कि हमें num1 क्या चाहिए, num2 क्या चाहिए, किन दो नंबर को हमें ऐड करवाना है, ठीक है। तो उनकी वैल्यू हम रीड करेंगे स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, देखो, ऐड num1 एंड num2 एंड असाइन द रिजल्ट टू सम। फिर हम करेंगे ऐड, num1 और num2 को ऐड करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसको हम सम नाम के वेरिएबल में असाइन करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद स्टेप 5 देखो क्या है, डिस्प्ले कर देंगे सम को, ठीक है, और उसके बाद स्टॉप कर देंगे। तो अब बेसिकली देखो, हमने क्या सोचा था कि हमें 2 नंबर्स को सम करवाना है, तो क्या करा हमने, पहले 2 नंबर्स लेंगे, उनको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लिया है हमने, क्यों, क्योंकि जो दो नंबर है उनको सम करवा के कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा ना, इसीलिए। इसके बाद यूज़र से हमने 2 नंबर्स को एंटर करवा दिया, उसके बाद उन्हें ऐड करवा दिया, फिर जो आंसर आएगा उसे सम वेरिएबल में असाइन करवा दिया। तो ये सब जो बातें हम सोचते हैं प्रोग्रामिंग करने से पहले, इनको हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा एल्गोरिथम होती क्या है, ठीक है। स्टेप 1 हमेशा स्टार्ट होगा, स्टेप लास्ट हमेशा स्टॉप होगा और बीच में आपके स्टेप्स आएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग एल्गोरिथम होती है, ठीक है, ये फिक्स नहीं होती है, हर एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अलग अलग एल्गोरिथम बनेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में ये आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी क्वेश्चंस में दिखाऊंगी आपको कैसे आएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत से एग्जाम्पल देखेंगे किस तरीके से एल्गोरिथम लिखी जाती है, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दो। तो आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे फ्लो चार्ट के बारे में, ठीक है। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों ही किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये होते अलग अलग है, ठीक है। काम ये एक ही करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, फ्लो चार्ट क्या होता है। अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सेंटेंस है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। देखो, एल्गोरिथम में हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा था, ठीक है, वहाँ पे हमने राइटिंग करी थी, लेकिन फ्लो चार्ट में हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ सिंबल्स होंगे जिनके थ्रू हम बताएंगे कि क्या फ्लो होगा हमारे प्रोग्राम का, किस तरीके से प्रोग्राम चलने वाला है, ठीक है। तो ये जो आपके लिए स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है किसी एल्गोरिथम की, तो उसका आंसर क्या होगा, फ्लो चार्ट, ठीक है। प्रोग्रामर्स ऑफन यूज इट एज अ प्रोग्राम प्लानिंग टूल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं ना, वो यूज़ करते हैं इसको एज अ प्रोग्राम प्लानिंग टूल, ठीक है। इट मेक्स यूज़ ऑफ सिम्बल्स, ठीक है, इसके अंदर सिम्बल्स का इस्तेमाल होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है तो वहाँ पे सिम्बल्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। विच आर कनेक्टेड अमंग देम टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। जितने भी सिम्बल्स का इस्तेमाल करेंगे हम फ्लो चार्ट को बनाने के लिए ना, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और वो क्या दिखाते हैं कि किस तरीके से आपके प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, ठीक है, किस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम इज नोन एज फ्लो चार्टिंग। देखो, जो फ्लो चार्ट है ना, वो कभी बनाओगे ना आप, तो हमेशा किसी एल्गोरिथम के लिए ही बनाते हैं। सबसे पहले एल्गोरिथम लिखते हैं, उसके बाद उस एल्गोरिथम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब आप किसी एल्गोरिथम के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हो तो उसे बोलते हैं फ्लो चार्टिंग, ठीक है। आपसे एग्जाम में किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फ्लो चार्ट बनवा सकते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं फ्लो चार्टिंग। इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो क्या है। देखो, यहाँ पे ना मैंने सेम एग्जाम्पल रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर्स को ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में कहाँ पे डिफरेंस आता है। ओके, तो देखो, स्टार्ट करने के लिए हमने इस सिंबल का इस्तेमाल किया है, कुछ ओवल सा सिंबल है, इसका इस्तेमाल किया है। स्टार्ट आप इसके अंदर लिखोगे, उसके बाद फ्लो दिखाने के लिए, मतलब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप के लिए क्या करोगे, आप एरो का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, ये आपका फ्लो दिखाता है। इसके बाद जो नंबर हमने रीड किया है वो आपका ए है,
इसके बाद हमने नेक्स्ट नंबर रीड करवाया, बी नंबर करवाया। इसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे हमने की प्रोसेसिंग, कैलकुलेट सम एज ए प्लस बी। इसके बाद हमने सम को प्रिंट करवा दिया, ठीक है, एंड देन एंड कर दिया। तो देखो यहाँ पे भी आप एक बात नोटिस करो कि यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ है और स्टॉप हुआ है। स्टॉप ना बोल के इसे एंड बोलते हैं हम, ठीक है, याद रखना, इसे एंड बोलते हैं, स्टॉप नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट और एंड लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे मान लो कि नंबर 1 आपका 529 है और नंबर 2 आपका है 256, ठीक है। तो हमने पहले स्टार्ट किया, ए की वैल्यू आपकी है 529 और बी की वैल्यू है 256। इसके बाद हमने सम किया इन दोनों का, सम करा तो इसका आंसर आया 785। उसकी वैल्यू को हमने कहाँ किया स्टोर, सम के अंदर, एंड देन प्रिंट कर लिया सम को ऑन द स्क्रीन और फिर एंड कर दिया। तो इस तरीके से इस फ्लो के साथ हमने अपने प्रोग्राम को सॉल्व कर लिया। 2 नंबर को ऐड करवाने का सिंपल सा प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। एग्जाम में ये नहीं आएगा मुझे पता है क्योंकि बहुत सिंपल होता है ये, बट आपको समझाने के लिए, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको इसी एग्जाम्पल से समझाया जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या आएगा उसे हम तो करने वाले ही हैं, ठीक है, लेकिन पहले बेसिक आना चाहिए क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना उसमें पहले बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसी के बाद आप पढ़ पाओगे आगे क्या होता है। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और सारे कमेंट्स के आपको आंसर मिल जाएंगे वहीं पर ही, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपसे यहाँ से भी थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है। तो जहाँ मैं इम्पॉर्टेंट बोलती हूँ मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एल्गोरिथम के पॉइंट्स है और राइट साइड में आपके फ्लो चार्ट के पॉइंट्स हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। यहाँ पे इसका कीवर्ड क्या है, स्टेप बाय स्टेप, ये कीवर्ड है इसका, ठीक है। और अगर बात करूँ फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम है ये, क्रिएटेड बाय डिफरेंट शेप्स या फिर सिंबल्स बोल लो, टू शो द फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, किसी एल्गोरिथम के लिए बनता है। ये डायग्राम एक तरीका से, मतलब जिसे हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम डिफरेंट शेप्स का यूज़ करते हैं और उनके थ्रू हम अपने डेटा का फ्लो दिखाते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एल्गोरिथम इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। अब देखो कोई भी चीज़ होती है जो थ्योरी में लिखी होती है ना उसको समझना मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपके एल्गोरिथम क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन जो आपका फ्लो चार्ट है वो आपका होता है इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जब भी हम कोई भी चीज़ ग्राफ के थ्रू देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं, तो हमको आराम से समझ में आ जाती है, ठीक है, उससे हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए आपके जो फ्लो चार्ट होते हैं वो आसान होते हैं, तभी तो बनाया गया है फ्लो चार्ट, ठीक है। प्रोग्रामर्स ने नोटिस किया कि एल्गोरिथम ना बहुत टिपिकल हो जाती है, तो उसको ईजी करने के लिए चीज़ें वही हैं बट दिखाने का तरीका अलग हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट आर यूज्ड, ठीक है। इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप प्लेन टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं और फ्लो चार्ट के अंदर हम सिंबल्स या फिर शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जस्ट अ मिनट। In flowchart, symbols and shapes are used. Next is algorithm is easy to debug. Algorithm को debug करना आसान है और flowchart को debug करना मुश्किल होता है। अब debug क्या होता है, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखो डीबग क्या होता है, जब भी आप प्रोग्राम बना लेते हो, ठीक है, आपने देखा आपका प्रोग्राम सही से काम नहीं कर रहा है, हमको पता लगाना है क्या उसके अंदर एरर है, तो हम क्या करते हैं, डीबगिंग करते हैं। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप उल्टा जाते हैं पीछे की साइड को और लास्ट से फर्स्ट की तरफ जाएंगे और डीबगिंग करेंगे। इसे बोलते हैं डीबग करना, प्रॉब्लम्स को फाइंड करना, किन चीज़ों से हमारी आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं डीबग करना। तो एल्गोरिथम में डीबग करना आसान होता है, बट फ्लो चार्ट में क्या होता है, समझना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग एरो जाती हैं, ठीक है। अभी आगे आप पढ़ोगे किस तरीके से अलग अलग एरो बनती हैं, क्या आप जब कंडीशन लगाते हो तो क्या होता है, आगे पढ़ेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्गोरिथम इज डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। एल्गोरिथम को बनाना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, और फ्लो चार्ट क्या होता है, आसानी से बन जाता है।
नेक्स्ट इज एल्गोरिथम डज नॉट फॉलो एनी रूल। एल्गोरिथम में आपको कोई रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपली प्लेन टेक्स्ट में स्टेप 1 स्टेप 2 लिख सकते हो, लेकिन फ्लो चार्ट में आपको रूल्स चाहिए होते हैं। रूल्स कौन से? देखो, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए क्या सिंबल होगा, डेटा के इनपुट के लिए क्या सिंबल होगा, अगर आपको डिसीजन लेना है तो क्या सिंबल होगा। तो यहाँ पे रूल्स होते हैं, ठीक है। जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, इनको आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। एग्जाम में ना आपसे यहीं से पूछेंगे कि क्या डिफरेंस है, डीबग करना कहाँ आसान है, ठीक है, रूल्स कौन फॉलो नहीं करता। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेना। मैं सिर्फ वही पॉइंट्स यहाँ पे डाल रही हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है हमें कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन है, हमारा पेड वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। मॉड्यूल M3 R5 के लिए भी है, M4 R5 के लिए भी है, और M1 और M2 के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ई नोट्स भी मिलेंगे और पेड वीडियो कोर्स मिलेगा, जो कि मैंने ही बनाया है, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो वो इस नंबर पे बात करके ले सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आप पढ़िए, आराम से एग्ज़ाम को पार कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इन डिटेल कौन से सिंबल्स हम यूज़ करेंगे अपने फ्लो चार्ट के अंदर। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो गया, जो कि यहीं से आपके क्या आते हैं, MCQ आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी कम है, समझना ज़्यादा है आपको। देखो यहाँ पे, अ फ्लो चार्ट इज सिंपली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। It shows steps in sequential order and is widely used in presenting the flow of the algorithms, workflow or the process, ठीक है। तो sequential order में हम क्या देखते हैं, किस तरीके से हमारे flow of algorithm को symbol से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं flow chart के symbols के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मार्क कर रही हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस पर्टिकुलर क्लास की PDF आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएंगी, विद इन 24 आवर्स PDF आ जाएंगी, ठीक है। PDF आ जाएगी, उसे डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, लेकिन क्लास को पूरा देखना है। अगर आपने PDF से पढ़ लिया, क्लास समझी ही नहीं, तो क्या समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्लास पूरी समझो, उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर लो अपना, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ेंगे। डिफरेंट फ्लो चार्ट शेप्स हैव डिफरेंट कन्वेंशनल मीनिंग्स, ठीक है। अलग अलग शेप्स के अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। द मीनिंग ऑफ सम ऑफ द मोर कॉमन शेप्स आर एज फॉलोज, ठीक है। बहुत सी शेप्स होते हैं, पर मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट शेप्स हैं उनको ही यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। मोस्टली यही शेप्स होती है, बाकी बहुत डेप्थ में होता है, आपके लिए ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट शेप की, वो है टर्मिनेटर, ठीक है। The terminator symbol represents the starting and the ending point of the system. जब भी आप अपना फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग करने के लिए आप जिस भी पर्टिकुलर सिंबल का इस्तेमाल करेंगे उसे बोलेंगे टर्मिनेटर। इनका नाम याद करना है, इनका जो काम है वो याद करना है, और स्पेशली इनका सिंबल याद करना है, ठीक है। तो सिंबल इसका कुछ ओवल टाइप का होता है, इस तरीके से, ऐसे, ये रहा, ठीक है जी। आई समझ? आगे बढ़े, बात करते हैं सेकंड सिंबल की, फ्लो की। फ्लो मतलब ऐसी लाइन जो आपको ये बताएगी कि किस तरीके से आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। जो फ्लो ऑफ सीक्वेंस है स्टेप बाय स्टेप, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं किसका, लाइन का, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज प्रोसेस, अ बॉक्स इंडिकेटिंग सम पर्टिकुलर ऑपरेशन। जैसे आपने देखा था कि हमने सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 किया था, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका प्रोसेस है। यहाँ पे आपकी एक्चुअली जो ऑपरेशन है उसे परफॉर्म किया गया है। तो ये जो आपकी ऑपरेशन है ये कहाँ पे दिखाओगे आप, इस पर्टिकुलर बॉक्स में, ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। आई समझ? तो अब बॉक्स इंडिकेट सम पर्टिकुलर ऑपरेशन। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट, दिस रिप्रेजेंट्स अ प्रिंट आउट सच एज डॉक्यूमेंट और अ रिपोर्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जब भी आपको अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट दिखाना होता है, ठीक है, रिपोर्ट दिखानी होती है, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ये इस तरीके से होता है, देखो इस तरीके से होता है, ये ऐसे और इस तरीके से होता है।
ओके इसे मैंने इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज अगर मान लो आपके मैचिंग में आ गया, आपके ट्रू फॉल्स में आ गया, तो आप लगा पाओ, ठीक है, डॉक्यूमेंट कहते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं डिसीजन की। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका इस्तेमाल तो आप हर एक फ्लो चार्ट में करोगे ही करोगे, इसके बिना तो बात ही नहीं बनती है, ठीक है। अ डायमंड, इसे बोलते हैं डायमंड। अ डायमंड रिप्रेजेंट्स अ डिसीजन और अ ब्रांचिंग पॉइंट। यहाँ पे आपकी निकलती है ब्रांचेस, ठीक है, मतलब बेस्ड अपॉन द कंडीशन, किसी कंडीशन के बेस के ऊपर आपको क्या करना है, स्टेप 1 करना है, स्टेप 2, स्टेप 4, ये कौन बताएगा? आपका डायमंड बताएगा, ठीक है। लाइन्स कमिंग आउट फ्रॉम द डायमंड इंडिकेट्स डिफरेंट पॉसिबल सिचुएशन, ठीक है। जैसे कि हमने देखा, मान लो अगर मैंने एक कंडीशन लगाई है, ये वाले देख, तो यहाँ पे देखो, if a modulus b is equal to 0, ठीक है। अभी ये क्या होता है मैं आगे आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगी आपको मैं, लेकिन अभी देखो क्या होता है ये। मान लो यहाँ पे a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 2, ठीक है, और ये आपका ऑपरेटर है, अभी हम पढ़ेंगे इसे आगे। इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसे? मॉडुलस ऑपरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये दो नंबर को डिवाइड करता है और जो आपका रिमाइंडर है उसे एज अ रिजल्ट देता है, ठीक है। एज अ क्वेश्चन नहीं देगा, रिमाइंडर देगा, ठीक है। रिमाइंडर जो होगा ना वो इसका रिजल्ट होगा। तो जैसे कि हमने 4 को जब मॉडुलस किया 2 के साथ, तो इसका आंसर क्या है? रिमाइंडर क्या आया? 0 आया, नहीं आया? आ गया 0। अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया, तो मैंने ना यहाँ पे जो कंडीशन है मैंने इसको यहाँ लिखा हुआ था इस पर्टिकुलर डिसीजन बॉक्स में, ठीक है, इस कंडीशन को। तो मैंने बोला अगर ये ट्रू होगी तो ये वाली लाइन चल जाएगी, फॉल्स होगी तो ये वाली लाइन चल जाएगी, ठीक है। अगर ये चीज़ ट्रू होगी तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? इवन नंबर। आप जानते हो कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो ऑड नंबर, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो ऑड नंबर बन जाएगा, और अगर इवन होगी मतलब ट्रू होगी तो वो क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा डिसीजन बॉक्स के बेसिस पे हमने अलग अलग सिचुएशन में आंसर निकालने का सोचा। तो यहाँ पे लाइन्स कमिंग आउट फ्रॉम द डायमंड इंडिकेट्स डिफरेंट पॉसिबल सिचुएशन, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी केस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। लीडिंग टू डिफरेंट सब प्रोसेसेस, ठीक है। इसके बाद मान लो मैंने आगे फर्दर कुछ और स्टेप लिखे हुए हैं कि इसके बाद ये होगा या कुछ और भी होगा, तो यहाँ पे और भी हो सकता है और यहाँ भी आगे स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका सिंबल डायमंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है? डिले और बॉटल नेक। अगर आपको अपने फ्लो चार्ट में डिले को दिखाना है, या बॉटल नेक मतलब जब आपका जो प्रोग्राम है वहाँ पे थोड़ी देरी हो रही है, ठीक है, कोई चीज़ आपको दिखाना है कि यहाँ पे आपको बॉटल नेक हो गया है, फंस चुके हो आप यहाँ पे, तो वहाँ पे आप दिखाओगे इस सिंबल से, ठीक है। इस तरीके से बनेगा ये सिंबल, इस तरीके से, ठीक है। इसे बोलते हैं डिले और बॉटल नेक के लिए सिंबल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे डेटा के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है डेटा के लिए। इट रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन एंटरिंग और लीविंग द सिस्टम। जब भी आप यूज़र से किसी भी पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू रीड करवाओगे या प्रिंट करवाओगे तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? इस डेटा सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एन इनपुट माइट बी एन ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, आउटपुट कैन बी द प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड। मान लो कि जो इनपुट है वो क्या है कि कस्टमर ने कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है, और जो आपका आउटपुट है वो क्या है? जो कस्टमर का प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया वो उसका आउटपुट है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एग्जांपल के तरीके से कैसे ये यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन पेज रेफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस सिंबल वुड कंटेन अ लेटर इनसाइड। इस सिंबल के अंदर ना एक लेटर होता है, ठीक है। इट इंडिकेट्स that the flow continues on a matching symbol containing the same letter somewhere else on the same page। तो यहाँ पे ना हम मैचिंग के लिए किसी पर्टिकुलर सिंबल की मैचिंग करवानी है ऑन द सेम पेज, तो उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम ऑन पेज रेफरेंस का, ठीक है। बेसिकली क्या करता है? ये बताता है कि जो आपका मैचिंग सिंबल है ना उस पर्टिकुलर पेज पे वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज ऑफ पेज रेफरेंस।
दिस सिंबल वुड कंटेन अ लेटर इनसाइड, इसके अंदर भी एक लेटर होता है. इट इंडिकेट्स दैट द फ्लो कंटिन्यूज ऑन अ मैचिंग सिंबल कंटेनिंग द सेम लेटर समवेयर एल्स ऑन द डिफरेंट पेज. तो यहाँ पे डिफरेंट पेज पे होता है आपका वो मैचिंग लेटर, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इसे ऑफ पेज. और यहाँ पे सेम पेज पे होता है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ऑन पेज रेफरेंस. ठीक है, ऑन पेज रेफरेंस और ऑफ पेज रेफरेंस. क्लियर हो गया, यहाँ पे डिफरेंट पेज है, यहाँ पे सेम पेज है. समझ में आ रहा है? कोई डाउट अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा. ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, सी प्रोग्रामिंग के लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं. ठीक है, हिंदी मीडियम में एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में. जिनको भी नोट्स चाहिए वो यहाँ पे बात करके नोट्स ले सकते हैं. ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में आपके लिए अच्छे नोट्स अवेलेबल है. आगे बढ़ेंगे. अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की, किस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम को. ये क्वेश्चन है, ठीक है. देखो, ड्रॉ एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू एक्सचेंज वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स. आपको दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज कर देना है. उसके लिए आपको एल्गोरिथम भी लिखनी है और फ्लो चार्ट भी लिखना है. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है. ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो कैसे करोगे. देखो, यहाँ पे पहले आप करोगे क्या, एल्गोरिथम. तो स्टेप 1 क्या है आपका, स्टार्ट है. 1 मिनट, ठीक है, स्टेप 1 आपका स्टार्ट हो गया. स्टेप 2 क्या है, रीड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. इसके बाद देखो आपने क्या किया, सी इज इक्वल टू ए कर दिया, ए इज इक्वल टू बी कर दिया, बी इज इक्वल टू सी कर दिया. एंड देन स्टेप 6 में क्या किया है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड देन स्टॉप. ठीक है, अब ये एक्चुअली में हुआ क्या है बताती हूँ एग्जाम्पल के तरीके से. देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप मान लो कि ए की वैल्यू है आपकी 5, बी की वैल्यू मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं. ठीक है, तो ये हर एक वैल्यू के लिए चलने वाला है एल्गोरिथम. ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक अलग से सी वेरिएबल भी ले लिया है. ठीक है, तो वी हैव 3 वेरिएबल्स ए बी एंड सी. ठीक है, अब क्या किया आपने यहाँ पे, देखो स्टेप 3 में यहाँ पे आपने क्या किया है, सी की वैल्यू में ए की वैल्यू डलवा दी है. तो सी के अंदर देखो ऐसे मान लो, ये आपका सी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है. एक्चुअली में क्या होता है, जब आपका वेरिएबल होते हैं ना, वो होते क्या है, वो आपके मेमोरी में एक स्टोरेज लोकेशन होता है. ठीक है, जब भी आप वेरिएबल्स पढ़ोगे, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, तो जो वेरिएबल होते हैं ना, वो आपकी मेमोरी में एक जगह लेते हैं, एक लोकेशन ले लेते हैं, और वहाँ पे जो भी आप उसके अंदर स्टोर करवाते हो वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए के अंदर 5 को रखा हुआ है और बी के अंदर हमने 8 को रखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रख दिया है. तो यहाँ पे हमने यूज़र से इनकी वैल्यू रीड करवाई थी ना, तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू स्टोर करवा दी है. सी हमारा एक ऐसे ही सिंपल वेरिएबल है जिसे हमने डिक्लेयर किया है, अभी उसके अंदर वैल्यू नहीं पड़ी हुई है कोई भी. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सी इज इक्वल टू ए, मतलब सी के अंदर ए की वैल्यू आ जाएगी. तो सी के अंदर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. ठीक है, आ गया. नेक्स्ट, ए के अंदर बी की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू बी. तो ए के अंदर बी की वैल्यू क्या है, 8 है, तो ये वैल्यू हट जाएगी, यहाँ पे 8 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज बी के अंदर सी की वैल्यू आ जाएगी. तो बी के अंदर क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या है आपकी 5 है. तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज कर दिया. पहले ए क्या था 5, बी क्या था 8. अब क्या बन गया है, ए क्या बन गया है 8 और बी क्या बन गया है 5. इसके बाद हम फाइनली इन दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट कर लेंगे ऑन द स्क्रीन और हमारा काम क्या हो गया, ख़त्म. तो कर देंगे स्टॉप. ठीक है, आई समझ. अब इसी एल्गोरिथम को हमने फ्लो चार्ट में ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है. कैसे किया, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट करने के लिए आप यूज़ करोगे इस वाले सिंबल का, क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटर. ठीक है, स्टार्ट किया, इनपुट के लिए आपने इस्तेमाल किया इसका, डेटा के लिए. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो जो आपका प्रोसेसिंग है वो आपका इसके अंदर होगा, बॉक्स के अंदर सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, और फिर प्रिंट होगा ए और बी एंड देन स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सिंबल का इस्तेमाल करके आप फ्लो चार्ट बनाते हो एल्गोरिथम से. ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा. ठीक है, यहाँ पे आप ए की वैल्यू कोई भी लो, बी की वैल्यू कोई भी लो. ठीक है, ये काम करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल समझ लिया, और भी एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. ठीक है, मैंने कहा था कि हम थ्योरी भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे.
तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए इस टाइम पर, ठीक है। तो जो मैंने आज पढ़ाया है उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इनके आंसर्स मैं अभी नहीं दूंगी। आप सब लोग वीडियो देखने के बाद इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और देखोगे कितना आपको समझ में आया। क्या आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है क्वेश्चंस की, ठीक है। नहीं आ रही है तो क्या करोगे, कमेंट कर दीजिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ना चाहता है वो सभी के सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है, क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं उन सब बच्चों के नाम भी लूँगी और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊँगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लेते हैं। The dash provides pictorial representation of a given problem. Option A algorithm, option B flowchart, option C pseudocode या option D all of these. ठीक है, आसान है, हमने पढ़ा है, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is a procedure or step by step process for solving a problem. ऑप्शन A algorithm, B flowchart, C pseudocode या फिर D all of these. ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द डैश सिंबल इज यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सर्कल, ऑप्शन बी रेक्टेंगल, ऑप्शन सी डायमंड या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये आपका ट्रू फॉल्स है, ये क्या है आपका, ट्रू या फॉल्स है। यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रू है या फिर फॉल्स है। पार्ट 1 में जो आपका 40 मार्क्स का आता है ना, उसमें आपके पास क्या क्या आता है, देखो आपके पास आएंगे ट्रू फॉल्स, आपके पास आएंगे मैचिंग, आपके पास आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स और वी कैन से फिल अप्स, ठीक है। और क्या आएगा आपके पास, एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका पेपर बनता है 40 मार्क्स का। और जो आपके 60 मार्क्स के हैं ना, उसमें आपका आएंगे थ्योरी वाले क्वेश्चंस। क्या आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, द सिंबल यूज्ड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशन के लिए, मार्क करो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ट्रू और फॉल्स बताएंगे आप। द सिंबल यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट इज दिस, ट्रू और फॉल्स बताएंगे। यहाँ पे जो लास्ट 2 क्वेश्चन है ये आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन है। मेक अ फ्लो चार्ट टू इनपुट एनी नंबर एंड फाइंड इट्स फैक्टोरियल एंड प्रिंट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि आप बनाओ फ्लो चार्ट, किसके लिए, एक नंबर आपको इनपुट करवाना है यूजर से और उसका फैक्टोरियल निकाल के दिखाना है और फिर प्रिंट करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ फ्लो चार्ट दैट फाइंड्स द सम ऑफ द सीरीज। आपको एक सीरीज दी गई है इस तरीके से, एस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3x अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आपको इस पर्टिकुलर सीरीज का सम बताना है यूजिंग द फ्लो चार्ट। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं बताने के लिए कि कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप भी ट्राई करना अपने एंड पर, देखना क्या समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो ट्राई, ये वाला मुश्किल है, ठीक है, मानती हूँ, पर ये आप कर सकते हो। फैक्टोरियल देखो क्या होता है, मान लो आपको 4 फैक्टोरियल निकालना है, तो इसका मतलब क्या होता है, आप उस नंबर को लिखोगे और मल्टीप्लाई करते जाओगे जब तक आपका 1 ना आ जाए, ठीक है। इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है निकाल के किसी भी नंबर के n के लिए, मान लो n है ये, तो कैसे होगा ये n फैक्टो n इंटू n माइनस 1 फिर n माइनस 2 अप टिल कहाँ तक करना है, जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं n फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक नंबर इनपुट करवाना है और उसका फैक्टोरियल निकालना है। इसको ट्राई करना, क्या पता आपसे हो जाए, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर ज़रूर से बताऊँगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी आप कर लीजिएगा। द फॉलोइंग बॉक्स डिनोट, ये जो बॉक्स है ना, ये क्या दिखा रहा है आपको ये बताना है। ऑप्शन है डिसीजन,
ऑप्शन बी इनिशिएशन, ऑप्शन सी इनिशियलाइजेशन या फिर ऑप्शन डी आयो। ठीक है, आसान है ये भी। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड परफॉर्मेंस, इवेल्युएशन, एल्गोरिथमिक रिप्रेजेंटेशन या फिर फ्लो चार्टिंग। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए अगर फ्लो चार्ट बनाना है तो उस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, पढ़ाया है मैंने ये भी। ठीक है, नेक्स्ट इज इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम रेफर्स टू पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो चार्ट। ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, बताएंगे आप। एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस इन फ्लो चार्टिंग आर रिप्रेजेंटेड इन विच सिंबल, सर्कल, बॉक्सेस, एरो या फिर लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉक्स दैट कैन रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट कंडीशंस, वो क्या होता है आपका, रेक्टेंगल, डायमंड, सर्कल या फिर पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर चाहे गलत हो या सही हो, आप एटलीस्ट दो तो सही, कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में। और जो स्टूडेंट आंसर देगा उसका नाम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर से मैं अनाउंस करूँगी। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सबको भी एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो आई होप सो आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। कोई अगर सजेशन है या कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे गिवन है, यहाँ से आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे इस क्लास की PDF मिलेगी और बाकी सारी PDF मिलेगी आपको। ठीक है, सो जो नए बच्चे हैं इस चैनल पे वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।